कॉटेज के अंदर आकर विक्रम ने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और वहां अलमारी में रख दिए। साथ ही एक चिट्ठी भी रख दी जो उसने पहले ही लिख रखी थी। फिर वो जल्दी ही बाहर आ गया। बाहर आकर उसने एक नजर प्रीति को देखा और बुजुर्ग दंपत्ति के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ गया। आधे से ज्यादा रास्ता पैदल चलकर काट चुके थे। दोनों ही थक गए थे। प्रीति के कदम थोड़े धीमे होने लगे। उसने विक्रम की ओर देखा और कहा, विक्रम प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे पैर दर्द होने लगे हैं। विक्रम ने हाँ कहा और दोनों वहीं पत्थर की चट्टान पर बैठ गए। वो दोनों सुस्ता ही रहे थे कि तभी विक्रम के पास फोन आया। विक्रम खुश होकर बोला, अरे वाह, यहाँ से तो नेटवर्क आने लगा। उसने खुश होकर फोन उठाया और कहा, हेलो। वहां से किसी लड़की की आवाज थी जो उससे मिलना चाहती थी। विक्रम ने हाँ कर दिया और 1 घंटे के बाद उससे मिलने को कहा। फिर उसने अपने आदमियों को फोन लगाया जो जाने कब से विक्रम के लिए परेशान थे। अपनी लोकेशन बताकर आने के लिए कहा। 10 मिनट में ही वहां विक्रम की गाड़ी आ गई। प्रीति आश्चर्य से विक्रम की गाड़ियों को देख रही थी। इतनी सारी गाड़ियां विक्रम के पास है, उसे तो पता ही नहीं था। उसने आश्चर्य से विक्रम को देखते हुए कहा, तुम्हारे पास इतनी सारी कार्स है और इतने सारे आदमी काम पर भी लगे हैं। तुम हो कौन? फिर अपनी जिंदगी उस छोटे से आश्रम में क्यों बिता रहे हो? विक्रम ने गहरी सांस लेकर प्रीति को देखा और एक ही वाक्य में कहा, ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। जल्दी कार में बैठो, मुझे किसी से मिलने जाना है। प्रीति ने उसे देखकर कंधे उचकाए और विक्रम के साथ ही बैठ गई। प्रीति ने विंडो की तरफ देखते हुए अपने मन में कहा, इतना एटीट्यूड भरा है इस आदमी में, किसी भी बात का सीधा जवाब ही नहीं देता। बता देता तो क्या मैं इसकी कार ले लेती? ऐसे छुपा कर रखा है सब कुछ मुझसे जैसे मैं बहुत बड़ी लुटेरी हूँ। रब जी, सचमुच ये 1 नंबर का दुष्ट और खड़ूस है, अकड़ू भी। हमेशा ही अच्छा समझने की गलती करती हूँ मैं, पर ये है नहीं। कहता है इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, पागल कहीं का। पर प्रीति कहाँ कार में शांत बैठी थी। थोड़ी देर हुई थी, उसका गुस्सा हवा हो गया। उसने हिचकिचाते हुए फिर पूछा, विक्रम, वो तुमने कहा था कि यदि 1 महीने में तुम लड़की को नहीं ढूंढ पाए तो तुम सुधा से शादी करोगे, तो क्या तुम्हें लड़की मिल गई? विक्रम ने एक नजर प्रीति को देखा और फिर सामने देखते हुए कहा, हाँ। विक्रम ने फिर अपने मन में कहा, मैं अपने पत्ते सिर्फ अंतिम समय में खोलता हूँ। यदि मैंने पहले ही ढूंढ लिया होता तो मेरे डैड मुझे उससे कभी शादी ही नहीं करने देते, क्योंकि वो चाहते हैं मैं सुधा से ही शादी करूं। प्रीति ने खुश होकर कहा, तो उसका मतलब कल तुम सुधा के अलावा किसी और से शादी सगाई करोगे? विक्रम ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर प्रीति भी खुश होकर भगवान को धन्यवाद करने लगी। विक्रम अभी भी ध्यान से प्रीति को देख रहा था। खंडाला में राजवीर, शिल्पा सभी खंडाला में तेज के फार्म हाउस पर इकट्ठे हुए थे। आज घर में पूजा थी। रूपा और शिल्पा पूजा की तैयारी में लगे थे। तनु का बिल्कुल मन नहीं था जाने का, क्योंकि उसका मन बहुत घबरा रहा था। फिर भी घर से सभी लोगों ने कहा कि ये तो तेज प्रताप की सलामती के लिए है, तो वो खुशी खुशी इसमें शामिल हो गई। पंडित जी आ गए थे। दादू, वीर और सिंघानिया जी पुलिस वालों से जाने क्या बात कर रहे थे। सभी के चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी। दादू ने पलटकर एक बार तनु को देखा तो उनकी आंखें भी नम हो गई। उन्हें देखकर तनु को अभी भी घबराहट हो रही थी। सारी तैयारियां करने के बाद सभी वहां घेर कर बैठ गए थे। मोहित भी वहीं था। पंडित जी ने दादू को वहां बिठाया। तनु ने पंडित जी को कहते ही सुना, अभी तुम्हारे पिता जिंदा हैं, इसलिए इस पूजा को तुम नहीं कर सकते। दादू पंडित जी के पास बैठकर पूजा करने लगे। हॉल में जहाँ पूजा हो रही थी वहाँ तेज की फोटो के आसपास फूल रखे थे, और जब फूलों की माला को तेज की फोटो के ऊपर चढ़ाने लगे, तनु के सब्र का बांध टूट गया। वो अपनी हालत संभालते हुए वहां आई और फोटो में से हार निकालकर तोड़कर फेंक दिया और चिल्लाते हुए सबको बोली, मैंने कहा था तेज कहीं नहीं गए हैं, वो जिंदा है। पर आप एक जिंदा आदमी की इस तरह पूजा कैसे कर सकते हैं? आप सबने मुझे धोखा दिया। आप सबने मुझसे कहा कि आप तेज की सलामती के लिए पूजा कर रहे हैं, पर ये क्या? आप सबको मैं कभी माफ नहीं करूंगी। और रोते हुए वहां से अपने कमरे में जाने लगी। दादू ने शिल्पा और रूपा को इशारा किया कि वो दोनों जाकर तनु को संभाले। दोनों भी तनु के पीछे जाने लगे। उधर मोहित भी नहीं चाहता था जीजू के लिए इस तरह से पूजा हो, इसलिए वो भी उठकर तनु के साथ जाने लगा। पर कमरे में जाते जाते अचानक ही तनु को चक्कर आ गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। सभी तनु को चिल्लाते हुए उसकी ओर दौड़े। मोहित ने जल्दी ही तनु का सिर अपनी गोद में रखा और उसके गाल को थपथपाकर रोते हुए बोला, दीदी उठो, क्या हो गया आपको? मार्गरेटा जल्दी ही पानी लेकर वहां आई। रूपा ने थोड़ा सा पानी
तनु के चेहरे पर छिड़का, लेकिन फिर भी तनु को होश नहीं आया तो सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उधर पंडित जी भी चिल्लाने लगे, घोर अनर्थ, एक जिंदा आदमी की आप सब पूजा करवा रहे थे, ये तो घोर अनर्थ है। वाकई आप सब पाप के हकदार हैं और आप सब ने मुझे भी पापी बना दिया। दादू ने उन्हें सारी बात बताई तो पंडित जी को भी तनु की हालत पर तरस आ गया। पंडित जी ने सिर्फ इतना ही कहा, भगवान करे इस बच्ची का विश्वास सच हो। राजवीर ने जल्दी ही गाड़ी निकाली और तनु को लेकर शिल्पा और रूपा के साथ हॉस्पिटल की ओर चला गया। बाकी के सभी वहां दूसरी गाड़ी का वेट कर रहे थे। उधर पुणे में काली के आदमी हर तरफ तेज प्रताप को ढूंढ रहे थे। काली ने अपने आदमियों से कहा, तेज प्रताप को गोली लगी थी, संभव है वो किसी हॉस्पिटल में होगा और रॉक्सी ने उसे पुणे के ब्रिज के नीचे फेंका था, इसलिए पुणे के आसपास जितने भी हॉस्पिटल हैं उन सभी में तेज प्रताप को ढूंढो। काली के आदमियों ने भी हाँ कह दिया। सभी गली मोहल्ले के हॉस्पिटल में भी तेज प्रताप की फोटो लेकर ढूंढने लगे। तेज प्रताप को ढूंढते ढूंढते 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए थे, पर उसका कहीं अता पता नहीं चल रहा था। काली भी अपना सब काम छोड़कर पुणे में ही जमकर बैठ गया था। काली बहुत परेशान था क्योंकि अब तो शोभा जी भी उससे नाराज थी। उसे अपनी पूरी जिंदगी में यदि किसी से प्यार था तो सिर्फ शोभा से। शायद वो कभी शोभा का दिल भी नहीं दुखाना चाहता था और इस बार तो उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वो किसी भी तरह से तेज प्रताप को ढूंढकर अपनी गलती को सुधारना चाहता था। इसीलिए जिस दिन शोभा को पता चला वो भी उसके बाद पुणे आ गया था और अपने आदमियों को भेजकर हर जगह तेज का पता ढूंढ रहा था। आज सुबह से ही तेज की हार्ट बीट अप डाउन हो रही थी। नर्स ने डॉक्टर ममता को बुलाया था। डॉक्टर ममता ने तेज का चेकअप किया। उसके सिर में लगी चोट को साफ करने के लिए उसे पट्टी खोली। चोट को साफ करके उसमें ऑइंटमेंट लगाकर दोबारा पट्टी बांधी गई। नर्स इसमें हेल्प कर रही थी। डॉक्टर ममता ध्यान से तेज के चेहरे को देख रही थी। जाने क्या कशिश थी जो डॉक्टर ममता को अपनी ओर खींचती थी। उसने ध्यान दिया, तेज की आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये देखकर ममता को भी बहुत दुख हो रहा था। उसने तेज के आंसुओं को साफ किया और तेज के हाथों को अपने हाथ में लेकर कहा, तुम जो भी हो और मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल उसे याद कर रहा है जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। शायद उसी की चिंता है तुम्हारी आंखों में जो आंसू बनकर बह रही है। तुम्हारा शरीर अभी साथ नहीं दे रहा है, पर तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन शायद तुम्हारे प्यार के साथ जुड़ गया है। मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारे प्यार से तुम्हें मिलाने की। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि शायद तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं, कैसे हैं, तुम्हें ढूंढ रहे हैं या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने यहाँ पुलिस में तुम्हारे घर वालों का पता लगाने के लिए कह दिया है। शायद पुलिस जल्दी ही ढूंढ लेगी। तुम चिंता मत करो, मुझे अपना दोस्त ही समझो और प्लीज तुम्हारे इलाज में तुम्हारे जीने की इच्छा होनी बहुत जरूरी है। तुम्हारी इच्छा जीने के लिए जितनी बढ़ेगी उतनी ही जल्दी तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर ममता ने ध्यान दिया। तेज के होठ हिल रहे थे पर कुछ आवाज समझ नहीं आ रही थी। डॉक्टर ममता ने अपने कानों को तेज के चेहरे की तरफ ले गई पर उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर तेज को लगी हुई सलाइन में इंजेक्शन लगाकर डॉक्टर ममता एक गहरी सांस लेकर उसके रूम से बाहर आ गई। ममता तो तेज का चेकअप करके बाहर चली गई थी, पर किसी और के दिल में नफरत की आग को भड़काकर चली गई थी। डॉक्टर नवीन, जो कुछ पल पहले ही रूम में आया था, ममता को इस तरह तेज के करीब देखकर तेज के लिए अपने दिल में नफरत ले बैठा था। ममता को यकीन हो गया था तेज का दिमाग सही काम कर रहा है। बस यदि उस दिन का इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो शायद वो आज होश में आ गया होता। आज हॉस्पिटल में लंदन से न्यूरो सर्जन आने वाले थे और सभी उन्हीं के आगमन की तैयारी में व्यस्त थे। ममता ने डॉक्टर नवीन को अपनी केबिन में बुलाया। डॉक्टर नवीन ने आते ही ममता को ग्रीट किया और पूछा, क्या बात है ममता, कोई खास काम है? क्या ऐसे अचानक बुला लिया? एक पल को मैं डर ही गया था। पेशेंट को देख रहा था, लेकिन तुमने बुलाया तो सीधे यहाँ आ गया। ममता ने डॉक्टर नवीन को मुस्कुराकर देखा और कहा, सॉरी, पर डराने का इरादा नहीं था। बस आज तुम तो जानते हो कि लंदन से डॉक्टर कापड़िया आ रहे हैं। उन्हीं के स्वागत की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। मुझे पता है तुम संभाल लोगे। ममता बोलते हुए ध्यान से डॉक्टर नवीन की आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर नवीन ने खुश होकर कहा, ये भी कोई कहने की बात है? तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। नवीन जाने लगा तो ममता ने फिर कहा, नवीन, वो तुमसे कुछ और भी कहना था। डॉक्टर नवीन के कदम जाते जाते ठहर गए। उनके दिल की धड़कनें जैसे अब भी कंट्रोल में नहीं थी। उन्होंने धड़कते दिल से कहा, हाँ बोलो, क्या बात है? ममता ने कहा, वो आज शाम फ्री हो क्या?
डॉक्टर नवीन ने फिर धड़कते दिल से कहा, हाँ, तुम्हारे लिए हमेशा फ्री हूँ। मेरा मतलब मैं फ्री हूँ। उन्हें अपने शब्दों पर अफसोस हो रहा था। डॉक्टर ममता अपनी चेयर से उठकर खड़ी हुई और नवीन के थोड़े नजदीक आकर बोली, मैं तुमसे कई दिनों से कुछ कहना चाहती थी, पर डर लग रहा था कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। वो आज शाम को मम्मा और डैड ने तुम्हें घर पर इनवाइट किया है। वो हमारी मतलब तुम्हारी। डॉक्टर ममता ने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढककर कहा, तुम अब समझ जाओ, बस शाम को आ जाना। डॉक्टर नवीन ने फिर कहा, तुम्हारा मतलब कहीं तुम मुझसे प्यार। उन्होंने अपने शब्दों को वहीं रोक दिया। डॉक्टर ममता ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। डॉक्टर नवीन की खुशी तो जैसे उनसे संभल ही नहीं रही थी। नवीन ने ममता के कंधे को पकड़कर कहा, सच? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या वाकई तुम भी मुझसे प्यार करती हो? तुम्हें पता है, पिछले 5 सालों से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आज तुमने मुझे मेरी जिंदगी जीने की सबसे बड़ी वजह दी है। मैं बहुत खुश हूँ। ममता ने अपने चेहरे से हाथ हटाया और नवीन के गले लग गई और धीरे से हाँ कह दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर नवीन पेशेंट को चेक करने खुशी खुशी ममता के केबिन से चले गए। उसके जाते ही ममता ने गहरी सांस ली और अपने चेयर पर वापस बैठकर अपने आप से बोली, अब पेशेंट नंबर 303 को कुछ नहीं होगा। अब उसे जल्दी ही ठीक होना होगा। सिर्फ उसके लिए ये खतरा मैंने हमेशा के लिए हटा दिया। इस प्यार ने क्या दिया है और क्या छीना है हमसे? बस तेरे लिए किसी का हाथ थामा है हमने।